तो हो सकता है कि आपको कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे ही ना। कोई इंसान बिल्कुल हेल्दी है, यंग है, तो क्या उसे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? आपको मैटरनिटी वाली पॉलिसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलिसी में जो प्रीमियम है ना, वो आपकी एज बैंड के ऊपर चेंज हो जाती है। तो वो ऑलरेडी महंगी थी, तो एज बैंड का वहाँ भी में अंतर आएगा, तो वो पॉलिसी हमेशा महंगी होती रहेगी। तो हमेशा अगर आप एक फैमिली हैं और आपकी फैमिली में आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, तो आपको हमेशा फ्लोटर प्लान लेना चाहिए। ये मतलब प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अब आपने हम जब बात कर रहे थे, आपने उसके बीच में एक चीज़ बोली थी, मैटरनिटी कवर। जी। तो क्या ये हमें कब लेना चाहिए? क्या इसमें कोई वेटिंग पीरियड होता है? क्योंकि जितना मुझे पता चला है, इसमें 2 to 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। जी। तो ये आइडियली मुझे कब लेना चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमाग में यही आता है कि शादी हो जाए उसके बाद लेंगे। देखिए, मेरा अगर रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो आपको मैटरनिटी वाली पॉलिसी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी कवर होती है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? तो मैटरनिटी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो डेफिनेटली वो इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है। बट चूंकि इंश्योरेंस कंपनी को प्रोडक्ट को लुक्रेटिव बनाना है, तो वो उसको ऐड करके दे रहे हैं। तो मैटरनिटी में उनको पता है कि भाई 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको वो पॉलिसी देगी तो डेफिनेटली वो उसकी प्रीमियम ज़्यादा लेगी। तो मतलब अगर एक मैं पॉलिसी लेता हूँ जिसमें मैटरनिटी कवर नहीं है और एक पॉलिसी में उठा के देखूँ जिसमें मैटरनिटी कवर है, तो दोनों पॉलिसी की प्रीमियम में हो सकता है 40 से 50% का अंतर हो। इतना डिफरेंस? एग्जैक्टली क्योंकि मैटरनिटी एक फिक्स कॉस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी को देना है। दूसरा, मैटरनिटी में कंपनी कोई 100% कॉस्ट बियर नहीं करती है, उसमें वो एक कैपिंग कर देती है कि मैटरनिटी में अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम 25 से 50,000 देंगे, सिजेरियन डिलीवरी होगी तो हम 50 या 1 लाख रुपए देंगे, जो भी वॉट एवर उसका टर्म्स कंडीशन है, तो उतना ही पैसा मिलना है। दूसरा, वो वेटिंग पीरियड डाल देते हैं कि 2 साल का वेटिंग पीरियड है, मतलब आप अगर आज पॉलिसी लोगे और 9-10 महीने बाद मैटरनिटी का केस आ रहा है तो क्लेम नहीं मिलेगा, वो 2 या 3 साल बाद कवर होना चालू होगी। अच्छा। तो एकदम से इंस्टेंट मैटरनिटी कवर होती नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस 2 साल 3 साल में एडिशनल कॉस्ट पे कर रहे हैं उसकी। तो एडिशनल कॉस्ट अगर आपकी पे हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने मैटरनिटी वाला अमाउंट दे दिया है ऑलरेडी। जी तो बिल्कुल। उससे बेहतर है कि आप नॉर्मल पॉलिसी लें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो प्रीमियम है ना, वो आपकी एज बैंड के ऊपर चेंज हो जाती है। अच्छा, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी। मतलब क्या बैंड होता है, क्या लाइक रेंज जैसे होता अगर है? हम बात करें कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना चाह रहा है और उसकी एज 18-19 साल है, तो मोटा मोटा उसकी जो प्रीमियम आएगी वो 7 या 8 हज़ार रुपये साल की आएगी। जी। ये एक उसका कवर हो गया। अब जैसे ही उसकी एज 35 को क्रॉस करेगी, वो 36 में आएगा, तो ये एज बैंड चेंज हो जाएगा, तो उसकी रिस्क डेफिनेटली बढ़ रही है। तो 36 से लेकर 40 साल का एक एज बैंड है, तो हो सकता है उसकी प्रीमियम बढ़ करके 8 हज़ार की जगह 12 हज़ार हो जाए। जब वो 41 से 45 के एज बैंड में आएगा तो वो प्रीमियम हो सकता है 12 हज़ार से बढ़ के 16 हज़ार हो जाए। जब वो 50 के को क्रॉस करेगा एज को, तो उसकी प्रीमियम बढ़ेगी। तो अगर आप मैटरनिटी वाली कोई पॉलिसी बाय कर रहे हो तो वो ऑलरेडी महंगी थी, तो एज बैंड का वहाँ भी में अंतर आएगा, तो वो पॉलिसी हमेशा महंगी होती रहेगी। जबकि मैटरनिटी वन टाइम का वर्किंग है, या 1 या 2 बार मैटरनिटी का आप यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो या तो आप प्लान चेंज करोगे या फिर आप उस पॉलिसी को पोर्ट करोगे। तो उससे अच्छा है कि आप बेसिक पॉलिसी लें जिसके अंदर मैटरनिटी नहीं भी कवर हो तो भी हमको चलेगा। ठीक है। तो आपने अभी जैसे एक वर्ड यूज़ किया, पोर्ट करते हैं, तो ये ऐसा होता है कि जैसे हम सिम कार्ड को पोर्ट करवाते हैं कंपनी टू कंपनी, वैसा कुछ होता है? एग्जैक्टली ये ठीक वैसा ही है। और ये मजे की बात ये है कि जब सिम कार्ड पोर्ट होना चालू हुई थी, उसके बाद ही इंश्योरेंस पोर्ट होना चालू हुआ है। अच्छा। हाँ। मतलब हाँ, इंस्पिरेशन सिम हाँ, कार्ड आप से आई बोल है। सकते हैं कि जो रेगुलेटरी है, शायद रेगुलेटरी को सिम कार्ड से इंस्पिरेशन मिला कि पॉलिसी पोर्ट करवा होनी चाहिए। बट आई थॉट ये बहुत अच्छा फीचर है, और ये जो कस्टमर है उसके लिए रेगुलेटरी द्वारा किया गया एक बहुत अच्छा काम है। कि लाइक जैसे आपने आज एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले ली है, बट आप कंपनी की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि आपको टाइम पे क्लेम नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए IRDA ने पोर्ट की सर्विस चालू करी। बिकॉज पहले क्या होता था, जब पोर्ट नहीं होता था, तो मैंने आज एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कुछ क्लॉज होते हैं कि कुछ डिसीज 2 साल बाद कवर है, कुछ 4 साल बाद कवर होगी, है ना, कुछ 3 साल बाद कवर हो रही हैं। तो पोर्ट के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये अगर एज इट इज़ पोर्ट हो रही है पॉलिसी, मतलब अगर एप्पल टू एप्पल पॉलिसी है तो वो पोर्ट होगी, और जब वो पोर्ट में जाएगी तो सारी चीज़ें डे 1 से नई कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगी। अच्छा। एग्जैक्टली।
तो हमें उन्हें सारी चीज़ें हमें भी डिटेल बतानी पड़ेगी कंपनी को कि हमारे पास मतलब हमको ये डिसीज़ है, या फिर वो ऑटोमेटिक फेच कर लेते हैं डेटा? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि जब आप कोई पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट करते समय कंपनी आपसे अपनी प्रीवियस जो आपकी पॉलिसी चल रही है उसकी 3 साल 4 साल की डिटेल मांगती है। जी। अगर उसमें आपने कोई क्लेम ली है तो डेफिनेटली इस कंपनी को पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसीज़ में भी लिखा रहेगा। पर पोर्ट करते समय भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ एक गलती लोग करते हैं कि पोर्ट करते समय आप पॉलिसी को ये समझते हैं कि यार मैं तो पोर्ट कर रहा हूँ, डे वन से मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पोर्ट को भी एज वेल एज नया मान के चलें और अपनी सारी चीज़ें नई कंपनी को बताएं, जिससे कंपनी को पता चले कि भाई ये पॉलिसी के पहले इस पॉलिसी धारक को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगेन अंडर राइटर के हाथ में ये डिसीजन होता है कि वो आपकी पॉलिसी को लेगा या नहीं लेगा। आप पोर्ट तो करवाना चाह रहे हैं, आई थिंक एडवाइज़र भी आपको बोल रहा है कि हाँ यार इसको पोर्ट कर देते हैं, इसमें प्रीमियम कम आ रही है। और आपने मान लीजिए एग्जाम्पल, जब प्रीवियस पॉलिसी ली थी उस समय आपको कोई डिसीज़ नहीं थी, पर वो पॉलिसी 4 साल 5 साल चलाने के ड्यूरेशन में बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो गई। अब आप पोर्ट के लिए गए, अब जब आप पोर्ट के लिए गए उस पॉलिसी में तो आपने बीपी शुगर नहीं बताया। आपको लग रहा है कि भाई मेरे तो ऑलरेडी चल रहा है, कवर होना ही चाहिए। पर जब क्लेम आया तो कंपनी का कहना वो है कि भाई भले हम पोर्ट कर रहे हैं बट आपको डिस्क्लेमर तो सारी चीज़ों का देना पड़ेगा। तो उस समय अगर आप वो बताएंगे कि बीपी शुगर है तो हो सकता है कि जो नई कंपनी है उसका अंडर राइटर उस बीपी शुगर को कवर नहीं करे या प्रीमियम बढ़ा दे। अच्छा, तो इट्स एडवाइजेबल कि हम सब कुछ पहले इन्फॉर्मेशन बता के रखें। एग्जैक्टली, पोर्ट को भी आप एज वेल एज न्यू पॉलिसी समझें और नई पॉलिसी को आप जैसा ट्रीट करते हो, सारी चीज़ें आप बताते हो कंपनी को। बिकॉज अगेन इंश्योरेंस का जो थ्योरी है, इट मॉज गुड फेथ। तो कंपनी तो आपको सब सही मान के चल रही है, बट क्या होता है जब क्लेम आता है तो क्लेम के टाइम छानबीन होती है, कंपनी सारी चीज़ों को देखती है कि कौन सी पॉलिसी का में जो क्लेम आया उसके आने का कारण क्या है। बिकॉज क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्लेम प्रोसेस करते हैं वहाँ भी डॉक्टर्स की टीम बैठी होती है। जी। तो क्योंकि यह मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज हैं बिल्कुल, तो नॉर्मल पर्सन, लेमैन आदमी उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। और वहाँ जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो काफ़ी सीनियर और सुपीरियर होते हैं जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो कई केस में होता है कि क्लाइंट को लगता है कि यार मेरी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई, मेरे को क्लेम नहीं मिला। ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये होने का सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि जो डिस्क्लेमर होते हैं, जो चीज़ें हमें पहले बतानी होती है हम नहीं बताते, बाद में जब वो चीज़ें पता चलती हैं तो कंपनियां उस कारण से क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सेगमेंट हम करते हैं, क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम योर कंसल्टेंट और फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू बाय। पर उसके पहले मुझे एक छोटा सा आप प्रोसेस बता सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस क्या होता है और क्या आप एडवाइस करते हैं होना चाहिए प्रोसेस? वेल देखिए, अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो उसको लेने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले तो आपको आपका नीड एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने भी बोला 25 लाख का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, अच्छा रहता है। आपने ये वीडियो सुन करके 25 लाख के लिए अप्लाई करा, बट हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत बेसिक हो, आप जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो आप ग्रेड 2 कैटेगरी के अस्पताल में भी ट्रीटमेंट करा लेते हो और आप शेयरिंग रूम भी ले लेते हो। तो हो सकता है कि आपको 5 लाख 7 लाख रुपए के इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो फर्स्ट आपको अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी चाहिए, नीड एनालिसिस करना चाहिए। वो एनालिसिस करने के बाद आपको एक बजट बनाना चाहिए कि भाई मैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहा हूँ इसकी मैं प्रीमियम कितनी दे पाऊँगा। तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस कंपनी की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने किस % से प्रीमियम में बढ़ाई है, क्या उसने बीच बीच में प्रीमियम बढ़ाई है तो किस रेशो से बढ़ाई है। और साथ में अगेन कि जो पॉलिसी में ले रहा हूँ उसका जो प्रोडक्ट ब्रोशर है वो मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस पॉलिसी में क्या चीज़ कवर है और क्या चीज़ कवर नहीं है। लाइक कई प्लान ऐसे होते हैं जिनमें प्रीमियम कम होती है। अगेन हम प्रीमियम देखते हैं और प्लान ले लेते हैं, पता चला उसमें कोपे है। कोपे क्या होता है कि आपने पॉलिसी ली और उसमें 20% कोपे था तो आपकी प्रीमियम कम आ गई। तो जब अस्पताल का बिल आया वो 1 लाख रुपए का था तो कंपनी आपको 80,000 रुपये देगी, 20,000 बोलेगी अब आप दो। अच्छा, तो यहाँ भी शेयरिंग है। यहाँ भी शेयरिंग है। ये भी देखिए दोनों चीज़ें सही भी हैं और गलत भी हैं। मतलब हो सकता है कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इंश्योरेंस की तो मैं क्यों प्रीमियम दूँ ज़बरदस्ती 100% के लिए, तो मैंने कोपे वाली पॉलिसी ले ली। तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आपको पता है चीज़ों के बारे में तो आप माइंडसेट आपका क्लियर है कि हाँ मुझे यहाँ पर इतना पैसा देना पड़ेगा।
तो आप उसको चिटिंग फील नहीं कर सकते हैं। लाइक कई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर रूम रेंट, आईसीयू, डॉक्टर कंसल्टेंट की फ़ीस, मेडिकल एक्सपेंसेस का लिमिट होता है कि लाइक जैसे मान लीजिए आज अगर आप देखेंगे कोई बड़े अस्पताल में, तो एक दिन का जो रूम रेंट कॉस्ट है 15,000 भी, 20,000 भी है। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी है जिसमें आपका इंश्योरेंस 5 लाख है और रूम रेंट का केपिंग है उसमें 1% का। 1% का मतलब हुआ कि आपको एक दिन का जो रूम रेंट मिलेगा वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बाकी का 10,000 जो है वो आपको खुद से पे वो करना आपको खुद से पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। अगर उसमें डॉक्टर कंसल्टेंट की फीस में भी कोपे कि उसमें 25% का कोपे लगाया, तो डॉक्टर कंसल्टेंट की फीस बनी मान लीजिए 50,000 रुपये की और आपका सम एश्योर्ड 5 लाख था, तो उसका 25% से ज़्यादा आपको डॉक्टर कंसल्टेंट का फीस नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, लाइक कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ के अंदर भी लिमिट और बाउंडेशन आ जाती है कि लाइक जैसे कई इंश्योरेंस कंपनियां कैटरेक्ट का ऑपरेशन है तो उसकी एक लिमिट दे दी कि 25,000 रुपये से ज़्यादा हम इसका पे नहीं करेंगे। अच्छा। तो अब आप गए इलाज कराने के लिए कैटरेक्ट का और आपने अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया, आपका बिल बना 60,000 का और आपकी पॉलिसी ने पे किया 25,000 रुपये, जबकि आपका काम एक्चुअल में वो 20,000 में हो सकता था, 25,000 में भी हो सकता था। अच्छा, तो ये सब वो फाइन प्रिंट्स में लिख करके देते हैं डेफिनेटली ये सब फाइन प्रिंट्स के अंदर लिखा रहता है। ये पॉलिसी वर्डिंग्स हम इसको कहते हैं बेसिकली। पॉलिसी वर्डिंग में सब लिखा रहता है। जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो वो पॉलिसी का बॉन्ड आपके पास में आता है, उस बॉन्ड के अंदर टर्म कंडीशन में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने बाय तो कर ली है बट ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आप उस पॉलिसी को कंपनी को वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अच्छा, ये प्रोविजन भी है? ये प्रोविज़न भी है। बेसिकली इसको हम फ्लूक पीरियड्स बोलते हैं कि फ्लूक पीरियड के अंदर आप अगर आपने कोई पॉलिसी ली है, आपके साथ मिससेल हो गया है कि लाइक आपको किसी व्यक्ति ने कुछ और चीज़ बता के कुछ और चीज़ दे दी है, तो पॉलिसी बॉन्ड आने के 15 दिन के अंदर अंदर आप उस पॉलिसी को वापस से कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं, काइंड ऑफ फ्लूक करा सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये 15 दिन का है या 7 दिन का? ये डिपेंड करता है। लाइक अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 15 लाइफ में 15 दिन चलता है स्टैंडर्ड, और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप इसको 7 से 15 दिन पकड़ के चल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि आपका कवर डे 1 से चालू हो जाता है, जी बिल्कुल। है ना। अब अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस में क्लेम था और उसने वो क्लेम ले लिया और 15 दिन बाद वो कंपनी के पास पहुंच गया कि साहब मैं तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी गलत मुझे सेल कर दी है, तो वो फिर फ्लूक नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि वो क्लेम ले चुका है, क्लेम मेड कर चुका है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा टेन्योर कम होता है, पर लाइफ इंश्योरेंस के केस में 15 दिन का होता है। अच्छा, तो इससे मतलब मिस सेलिंग का भी जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो सकते हैं? डेफिनेटली काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है और मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट को क्या होता है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ, मैंने मेरा बजट माइंड में सेट कर लिया कि भाई मैं तो है ना 10,000 रुपये से ज़्यादा प्रीमियम दूंगा ही नहीं, तो मैं मार्केट में सर्च करूंगा कि 10,000 वाली कोई पॉलिसी मिल जाए, 10 वाली कोई मिल जाए। ऐसे में कोई स्मार्ट पर्सन मेरे पास में आया, उसने क्या करा कि 30-40% कोपे लगा के कोई प्लान बनाया और मेरे को दे दिया कि हाँ ठीक है 10,000 में आपको कंप्लीट कर रहा है, बट उस कोपे के बारे में मुझे नहीं बताया। अच्छा। मैंने पॉलिसी ले ली है, वो 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, 4 साल चली, एक टाइम क्लेम आया। अब जब क्लेम आया तो मुझे पता चला कि यार 50% ही क्लेम मिल रहा है, हाँ, क्योंकि 50% तो कोपे था। अब इसमें ना तो इंश्योरेंस कंपनी गलत है, बिल्कुल। ना इसके अंदर रेगुलेशंस गलत हैं, कोई गलत नहीं है। अब आपकी गलती कि आपने बॉन्ड नहीं पढ़ा, जिससे आपने बाय करी थी उसने आपको बताया नहीं, तो ये कंसर्न्स के कारण चीज़ों में दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक है। इसलिए हम एक सेगमेंट कर रहे हैं छोटा सा, क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जैसे आपने बताया कि कवर अमाउंट जो है वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जैसे आपने बताया वो लाइफस्टाइल के हिसाब से होना चाहिए जी। तो क्या वो हम अपनी कंसल्टेंट जो एडवाइसर जो होते हैं उनको बता सकते हैं और वो हमें उसके हिसाब से गाइड करें, या फिर हम Definitely. खुद ही कुछ भी चेक बॉक्स कर ले कि मुझे ऐसा लगता है कि आज देखिए इसका एक फार्मूला हमने बनाया है। लाइक जैसे अगर हमारे पास में कोई आता है और हमसे पूछता है ऐसे हम और एक्सपर्ट से कि हम कितना सम एश्योर्ड ले, तो एज ए पॉलिसी समझो हमारा एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, उन क्वेश्चंस का वो आंसर देते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी प्रीमियम उन्हें निकाल के सम एश्योर्ड उन्हें निकाल के देते हैं कि इतना सम एश्योर्ड आपको लेना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल है उसकी इनकम कि लाइक मान लीजिए आपकी साल की इनकम 10 लाख रुपए की है, तो हमारा मानना है कि आपकी इनकम का अराउंड 4 to 5 टाइम सम एश्योर्ड आपके पास होना चाहिए ईयरली इनकम का। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वही आपके लिविंग स्टैंडर्ड को शो करती है, बिल्कुल, है ना। लाइक अगर मान लीजिए आज आपकी साल की इनकम 2 लाख रुपए है, तो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए होना चाहिए।
क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल वैसे ही चल रहा है। 2 लाख रुपए जो व्यक्ति कमा रहा है, अगर आपकी इनकम साल की 15 लाख रुपए है तो आप 70-75 लाख रुपीस का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं और आप उसको बियर भी कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट आपकी इनकम ज़्यादा है ना। तो ये एक क्राइटेरिया है, एग्जैक्टली ये एक क्राइटेरिया, ऐसे 3-4 क्राइटेरिया को हम देख सकते हैं। बट हाँ, एज ए लेमैन व्यक्ति के लिए ये एक अच्छा क्राइटेरिया है जिसके थ्रू अपने सम एश्योर्ड को अंडरस्टैंड कर सकता है, देख सकता है कि वो अंडर इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है। कई बार ऐसा भी होता है हेल्थ इंश्योरेंस में कि जो फियर के कारण लोग बाय करते हैं वो ओवर इंश्योरेंस भी हो जाते हैं। उन्होंने बोला यार मैं 50 लाख का ले लेता हूँ, जबकि ज़रूरत 20 लाख की थी, तो वहाँ वो एडिशनल प्रीमियम पे कर रहा है। जी, समझा। तो ये चीज़ हमें कंसल्टेंट से पूछ लेनी चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन, जैसे वेटिंग पीरियड का है, तो वो तो आपने बता दिया कि नॉर्मली 30 डेज़ का जो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 30 डेज नहीं होता है, 4 ईयर होता है। 4 ईयर होता है। और नॉर्मल चीज़ के लिए देखिए, नॉर्मल में अगर आप कोई पॉलिसी बाय कर रहे हैं ना, आपने अभी बाय करी, तो उस केस के अंदर वेटिंग पीरियड 30 डेज है। अगर इनलेस के कारण कोई क्लेम आएगा तो 30 दिन के बाद पेबल होगा। 30 दिन के बाद अगर एडमिट होंगे तो ही वो क्लेम पेबल रहेगा। ठीक है, तो एक्सीडेंट है तो डे 1 से कवर होगा, और अगर कोई इलनेस की वजह से है तो वो 30 डेज़ के बाद, और अगर प्री एग्जिस्टिंग है तो वो डिपेंडिंग 2 to 4 ईयर्स के बाद का होगा। ठीक है, तो आजकल एक वर्ड बहुत चला है, कैशलेस हॉस्पिटल्स। ओके, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, और ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशन पे होता है और हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? एग्जैक्टली देखिए, कैशलेस एक अच्छी फैसिलिटी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अधिकांश लोगों को ये लगता है जो पहली बार इंश्योरेंस बाय करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कोई क्रेडिट कार्ड टाइप का कोई कार्ड वार्ड बना करके दे देगी और वो अस्पताल में जाएंगे, उसे घिसेंगे और उनका क्लेम पास हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कैशलेस बेसिकली क्या है, इंश्योरेंस में जब कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम को पेबल करने के 2 तरीके हो गए हैं आजकल। एक कैशलेस है और एक रियम्बर्समेंट है। कैशलेस का मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पतालों से टाई अप कर लिया कि लाइक जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने अपोलो हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया और उसने बोला कि भाई आपके यहाँ अगर मेरी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के आएगा तो आप उससे पैसे नहीं लेंगे, और उसके पैसे उसके डिस्चार्ज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट अस्पताल को दे देगी। तो मतलब इंसान, मतलब जो कस्टमर है उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा? हाँ, उसका कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं रहेगा। बस इसमें ये रहता है कि कैशलेस का अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल इट मीन्स कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति गया और उसको कोई सर्जरी करानी थी अपनी, लाइक मान लीजिए उसको जॉइंट नी रिप्लेसमेंट करवाना था, उसकी सर्जरी थी और उसकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड था जॉइंट नी रिप्लेसमेंट का अराउंड 4 साल का, वो कंप्लीट हो चुका था। तो वो अस्पताल जाएगा, बताएगा, तो अस्पताल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर भेजेगा और साथ में डॉक्यूमेंटेशन भेजेगा। इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी और उसको एक अमाउंट अप्रूव करके दे देगी कि हाँ ठीक है, सर्जरी में 2 लाख का खर्चा, हम 2 लाख रुपए अप्रूव कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति एडमिट होगा, पूरा इलाज करा के बाहर निकला, अगर उसका बिल 2 लाख के अंदर का ही था तो उसको 1 भी रुपया वहाँ पर अस्पताल को उस समय पर नहीं देना है। ये प्री प्लान हो गया। कई बार होता है अनप्लान्ड भी होता है कि भाई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट हुआ। अब अगर ऐसा कोई केस बैठ रहा है जिसमें वो अनप्लान्ड है और कैशलेस अस्पताल है, मतलब टाइप्ड अस्पताल है इंश्योरेंस कंपनी के साथ का, तो आजकल क्या हो गया है, अस्पतालों में एक मेडिकल काउंटर होता है। अस्पतालों ने टीम बिठा दी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनियों से कोऑर्डिनेट करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो एक अस्पताल 20 इंश्योरेंस कंपनी के टाइप में है जी। तो वहाँ पे वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में 2 घंटे से 4 घंटे में, कई बार 1 दिन भी लगता है, इसमें वो अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद में वो पूरा कैशलेस हो जाता है ट्रीटमेंट। इसमें कई बार अस्पताल ये कर लेते हैं कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि व्यक्ति आया, भले उसका कैशलेस था, तो अस्पताल उससे एक टोकन मनी ले सकता है कि भाई अभी आप हमें 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, आपका अगर कैशलेस का अप्रूवल आ जाएगा तो हम ये पैसे आपको वापस कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो अगर जैसे आपने इसमें बताया कि कोई एक्सीडेंट का केस आता है और उनका लिमिट है 5 लाख का सपोज़, और वो कैशलेस हॉस्पिटल में चले गए, पर उनका जो प्रोसीजर वगैरह इन सब का है उसका बिल बना 7 लाख, तो 2 लाख का ऊपर हो गया, तो वो कैसे पे होगा? 2 लाख का ऊपर डेफिनेटली उस व्यक्ति को अपने पास से ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो लिमिट थी वो 5 लाख की थी। तो 5 लाख रुपए तक का क्लेम तो कंपनी कवर कर देगी, बट वो 2 लाख रुपए उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ेंगे। अच्छा, तो एग्जिट करते वक्त वो सिर्फ 2 लाख पे करेगा और बाहर चला जाएगा, बाकी 5 लाख कंपनी पे कर देगी। अब अगर मान लीजिए उसके अंदर पॉलिसी में कुछ लाइक कुछ कोपे वोपे थे,
तो वो छूट गया, तो तक कुछ 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये लाइक सर्विस टैक्स हो गया। ऑपरेशन था, ऑपरेशन के अंदर जो सर्जिकल आइटम होते हैं, लाइक जैसा मैंने बताया कि आजकल पॉलिसियाँ बहुत फैंसी बन रही हैं, तो सर्जिकल आइटम जो होते हैं, जो मतलब डिस्पोजेबल होते हैं, उनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, डिस्पोजेबल आइटम्स का क्लेम, अच्छा है ना। बट अब आजकल कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके अंदर डिस्पोजेबल आइटम भी मिलता है, पर 90% केस में जो बेसिक क्लेम एंड पॉलिसियाँ हैं, इनफैक्ट अगर व्यूवर्स जो देख रहे हैं तो 90% लोगों के पास अगर आज से 4 साल 5 साल पुरानी पॉलिसीज़ हैं जिनको आप रन कर रहे हैं, तो उसमें डिस्पोजेबल आइटम का क्लेम नहीं मिलता है। लाइक कोविड के टाइम में जैसे डिस्पोजेबल आइटम में मास्क आ गया, कैप आ गया, जो विंग शीटर पहनते थे वो हो गया, कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो कटलरी यूज़ हो रही है, दे ऑल आर डिस्पोजेबल आइटम, ये एक बार यूज़ होने के बाद यूज़ नहीं होती हैं, तो वो जो है पेशेंट को ही लगता है खर्चा, अस्पताल लगाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती है, और सर्विस टैक्स है इनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, तो वो पैसा उसको उसके पास से देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हमने पॉलिसी खरीदने का प्रोसेस समझा, वैसे ही आप एक बार हमें क्लेम का प्रोसेस भी समझा दीजिए कि क्लेम एक्चुअली लेना कैसे है, क्या प्रोसेस होता है उसका। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अभी हमने जैसा डिस्कस किया कैशलेस और एक रिएम्बर्समेंट होता है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि कैशलेस में मान लीजिए क्लेम किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, या ऑल ऑफ सडन उसे ऐसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ गया है जहाँ पर कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं था, वो टाइप नहीं था, तो वहाँ पे उसे बिल पूरा अपने पास से पे करना पड़ेगा, और बाद में वो उस क्लेम को सारे पेपर जो हैं उसके जो उसके अस्पताल में ट्रीटमेंट के पेपर हैं, वो सारे पेपर का सेट बना के उसे इंश्योरेंस कंपनी को भेजना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी उन्हें चेक करेगी, चेक करने के बाद मिनिमम 15 दिन का डेट होता है, 15 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, कई बार 45 दिन भी जाता है ये, तो उस इतने ड्यूरेशन में पैसा कस्टमर के अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो 2 प्रकार से आप क्लेम कर सकते हैं, कैशलेस होता है, एक रिएम्बर्समेंट होता है, और क्लेम के तरीके भी 2 होते हैं, एक प्री प्लान क्लेम है और एक ऑल ऑफ सडन क्लेम है। तो प्री प्लान अगर क्लेम है तो आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें, उनको इंटीमेट करें, उनको बताएं कि भाई ये प्री प्लान क्लेम है। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए अगेन मैं कैटरेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ कि कॉमन चीज़ है कि भाई कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो आपने एक दिन पहले ही कंपनी को फ़ोन कर दिया, उनको बता दिया कि भाई 1-2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का इस फला अस्पताल में कर रहा हूँ, क्या ये आपके नेटवर्क में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वो हाथों हाथ अप्रूवल कर देगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं। दूसरा कि कई बार लोग एक गलती और करते हैं क्लेम के टाइम पे, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, और उसके कारण भी क्लेम डिनाई हो जाता है कि व्यक्ति एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद उसने खुद का इलाज करा लिया, अब उसकी फैमिली में किसी को पता नहीं था कि इसके पास में हेल्थ इंश्योरेंस भी है। अच्छा, उसने पैसा अपनी पॉकेट से दे दिया, वो ठीक होकर के जब वापस आया तो उसने बोला यार इंश्योरेंस कंपनी को तो कभी भी अप्लाई कर दूंगा, और उसने महीने 2 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लेम के पेपर भेजे, तो कई केस में इंश्योरेंस कंपनियां ये क्लेम डिनाई कर देती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होने का कारण ये रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि अगर आप एडमिट हो रहे हैं, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप इमीडिएट हमें उसका क्लेम का, जब वो ट्रीटमेंट चालू हो रहा है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर या 72 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम आप हमको इंटीमेट करें। क्लेम इंटीमेशन कहते हैं इसको बेसिकली, बिकॉज ऑफ दैट कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होती है कि एक आदमी है वो एडमिट ही नहीं हुआ और उसने पेपर फर्जी बना लिए और जाली पेपरों को उसने कंपनी को भेज दिया, तो कंपनी कई बार क्या करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचा सकती है कि लाइक आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपने उस समय क्लेम इंटीमेट कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है अपना सर्वेयर पहुंचा दे, जो आकर के आपको देख करके जाएगा, डॉक्टर से मिल करके जाएगा कि ये पॉलिसी में क्लेम कितना आ रहा है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट आप कर रहे हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आपको टाइमली इसको करना चाहिए। अच्छा, तो इससे मतलब फ्रॉड के चांसेस काफ़ी कम हो जाते फ्रॉड हैं। के चांसेस तो कम होते ही होते हैं, साथ में आपका जो क्लेम डिनाई का चांस है, और ये एक ऐसा डिनाई है जो मतलब बेफिजूल का डिनाई, ऐसे डिनाई हो गया वो, फिर उसमें आप चैलेंज कर रहे हो, कंपनी को फाइट कर रहे हो, तो उस इन सब से बच जाते हो बेसिकली। और एक क्लियर प्रोसीजर है क्लेम का, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले क्लेम इंटीमेट करा, क्लेम इंटीमेट करने के बाद क्लेम नंबर आपके पास आ गया, आपने सारे पेपर रखे। दूसरा कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब आप क्लेम प्रोसेस करते हो तो जो अस्पताल के आपके पेपर हैं, लाइक आपकी अगर कोई रिपोर्ट्स हैं, आपका डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, मेडिकल के बिल्स हो गए आपके, ये सारे क्लेम के टाइम पे आपको ओरिजिनल लगते हैं, ये फोटोकॉपी नहीं जाते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली क्योंकि कंपनी का मानना है कि अगेन इंश्योरेंस इट्स नॉट ए बेनिफिशियल, ये बेनिफिट पॉलिसी नहीं है, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको ज़रूरत के समय में हेल्प कर रही है।
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने 2 इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले लिए, हाँ, और अगर फोटोकॉपी ले रहा है कोई तो आपने उसको फोटोकॉपी दे दी, एक को ओरिजिनल दे दिए, तो आपने डबल क्लेम कर लिया। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ओरिजिनल पेपर लेती है, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भी सारे ओरिजिनल पेपर ही लेगी। तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशली बिल्स, जो मेडिकल के बिल बने, आपने अस्पताल में जो पेमेंट करें उनके बिल, कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है हमें कि पर्सन एडमिट है अस्पताल में, वो हौच पौच में लगा हुआ है, कैशलेस था नहीं, तो उसने जो अस्पताल के बिल पे करे, मतलब लाइक अस्पताल में कैसा होता है कि खट्टा बिल आखिरी में लिया नहीं जाता है, टुकड़ों में पैसे लेते हैं कि भाई आदमी आज एडमिट हुआ 10,000 दे दो, फिर 20,000 दे दो, फिर 25 दे दो। तो उसके जो कैश रिसिप्ट आ रही हैं, कई बार वो कैश रिसिप्ट लोग संभाल के नहीं रखते हैं, हाँ, आगे पीछे कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो दवाइयाँ आ रही हैं उनके बिल ओरिजिनल आदमी आगे पीछे कर देता है। तो अगर ओरिजिनल बिल नहीं होंगे तो उतने पर्टिकुलर रुपए का क्लेम नहीं मिलने वाला है। अच्छा, मतलब ओरिजिनल रिसिप्ट दोगे तो ही उसका पैसा मिलेगा, वरना नहीं। वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी मानेगी भाई आपने कुछ करा ही नहीं था। तो वो फिर एक अपने आप में लेंदी प्रोसेस है, जिसमें आप फिर जाओगे तो वो मिलेगा। बट ये कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ और एक क्लेम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक चीज़ और देखने को आती है कि लाइक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर ली, मैंने मेरी वाइफ को नहीं बताया, मैंने मेरे फादर को नहीं बताया, मैंने ब्रदर को नहीं बताया, जी। उनको कुछ पता ही नहीं है। अब मैं खुद ही एडमिट हो गया, तो उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या बेसिकली चीज़ों को मैनेज करना चाहिए।